हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर। लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस के केस में समझते हैं कि किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, हम एक बार ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं। ओके, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी, आपको पता नहीं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो आपको वो सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी इस टाइम पर आपको कंस्ट्रक्टर आता है, बस उसको हम समझने वाले हैं इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से इंट एक्स नाम से। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पब्लिक फील्ड भी बना लेता हूँ। ओके, और इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं यही सेम काम बी क्लास के अंदर भी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं बस वेरिएबल का नाम चेंज कर दूंगा वाई। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि जो क्लास बी है वो क्या करेगी, क्लास ए को इनहेरिट करेगी। क्लास ए को इनहेरिट करेगी। तो जब क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, तो आपको पता है कि जो ए क्लास के वेरिएबल्स हैं वो बी क्लास में क्या होते हैं, आ जाते हैं। यानी कि जब भी मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट अब बनाऊंगा तो उसके अंदर एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ये चीज़ें आपको पता हैं। तो जब भी कोई क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, जैसे यहाँ पर बी ने ए को किया है, तो जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट में एक्स भी होगा और वाई भी होगा। और हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाता है, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो हमने क्या किया कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा। हाँ, कंस्ट्रक्टर अभी हमने नहीं बनाया है तो कंपाइलर बना देगा। अगर कंपाइलर बना रहा है तो वो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर बनाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस तरह से ये वाला कंस्ट्रक्टर वो कंपाइलर बनाएगा। सिमिलरली सेम तरह से ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ए क्लास में भी डिफ़ॉल्ट वाला ही कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने ए क्लास में भी बनाया होगा, है ना। अब क्योंकि हमने दोनों क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिए, तो अब कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए क्योंकि हमने बना दिया। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर अभी भी कंपाइलर दोनों क्लास में बना रहा है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिया ए और बी में। और चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ सी आउट क्लास ए। ओके, इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी एक मैसेज बी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए, है ना। और ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो हमें पता है कि ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो हमें पता है बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। लेकिन क्योंकि बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट किया तो ए के जो मेंबर्स हैं वो बी में आ गए, है ना। तो जब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी के ऑब्जेक्ट के अंदर ए के भी मेंबर हैं, बी के भी मेंबर हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होने चाहिए जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं? ऐसा ही होगा। देखिए, कंस्ट्रक्टर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि कंस्ट्रक्टर की हमें नीड क्यों है, कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत क्यों है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए ही कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जो हमने सीखा था, ये बातें हमने सीखी थी, कंस्ट्रक्टर को हम इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं। तो जब मैं यहाँ पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो बी क्लास के अंदर ए के भी मेंबर हैं, बी के भी मेंबर हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो बी क्लास के जो मेंबर होंगे वो इनिशियलाइज होंगे, और ए क्लास के भी तो मेंबर्स इस ओबीजे के अंदर हैं, तो उनको भी तो इनिशियलाइज करना चाहिए कि नहीं। इसीलिए जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा, साथ ही साथ ए क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना। तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और साथ ही साथ ए क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इनहेरिटेंस में ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसके जो पेरेंट्स क्लासें हैं,
जो उनकी पेरेंट्स क्लासें हैं, बेस क्लासें हैं, वो भी उनका भी कंस्ट्रक्टर चलता है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कोई चाइल्ड क्लास है तो उसके अंदर उसके पेरेंट्स के भी मेंबर वेरिएबल हैं, तो उनको भी उसी टाइम पर इनिशियलाइज हो जाना चाहिए जब हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, है ना। तो चलिए मैं एक बार इस प्रोग्राम को ना रन करता हूँ। देखिए आउटपुट क्या आता है। पहले बी प्रिंट होता है कि ए प्रिंट होता है, बी ए प्रिंट होता है कि ए बी प्रिंट होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो यार, ए और बी प्रिंट हुआ, पहले ए प्रिंट हुआ। ए प्रिंट होने का मतलब पहले बी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद ए क्लास का कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ वो पहले पेरेंट का हुआ है, उसके बाद चाइल्ड का हुआ है। तो यहाँ पर आप समझिए होता क्या है कि जब हमने बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंपाइलर सबसे पहले इस बी क्लास में आएगा और इसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने से पहले वो देखेगा कि बी की एक पेरेंट क्लास है जो कि ए है, तो वो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहले वो ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ध्यान से सुनना, जब हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो पहले कॉल तो बी क्लास का ही कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन बी क्लास के कंस्ट्रक्टर ने अपनी कोडिंग नहीं चलाई, बल्कि उसने ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। और ये काम कंपाइलर ऑटोमेटिक कर रहा है। और कंपाइलर कर कैसे रहा है, अगर आपको ये जानना है तो ये एक देखिए, यहाँ पर कंपाइलर लगा देगा कॉलन और ए क्लास का नाम लिखेगा, उसके आगे इस तरह से पैरेंथेसिस लगा देगा। तो अगर हम ये नहीं लिख रहे हैं तो कंपाइलर इतना चीज़ लिख रहा है। इसका मतलब कि जब हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। अब जब ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट हुई, तो ए प्रिंट हो गया। और जैसे ही ए क्लास का कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन एंड हो गया, बी क्लास के कंस्ट्रक्टर ने अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह से पहले ए प्रिंट हुआ, फिर बी प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर कॉल कंस्ट्रक्टर के कॉल होने का ऑर्डर क्या है? कॉल होने का ऑर्डर है फ्रॉम चाइल्ड टू बेस। पहले चाइल्ड वाला कॉल हुआ, फिर बेस वाला कॉल हुआ। लेकिन जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो पहले पेरेंट क्लास का है, उसके बाद चाइल्ड क्लास का है। तो अगर आपसे कोई पूछे कंस्ट्रक्टर का कॉल या एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है इनहेरिटेंस में, तो आप बोलोगे कॉल ऑर्डर होता है फ्रॉम चाइल्ड टू बेस और एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है फ्रॉम बेस टू चाइल्ड, है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, पहले जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे तो कंपाइलर ना इतना काम हर बार हमारी क्लास के लिए करता था। जब भी हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कंपाइलर इतना चीज़ें ए क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता था और बी क्लास में भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद जब इनहेरिटेंस है तो ऐसे वो काम कर देता है। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो इतना चीज़ें कंपाइलर ऑटोमेटिक ऐड कर रहा था, मैं करूं या ना करूं, है ना। तो अभी हम लोग चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। हमने यहाँ पर मैसेज अब हमने क्योंकि बना दिया है तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। अब एक बात आप यहाँ पर और समझिए कि हमें एक बात पता है क्या, कि अगर हमने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, है ना। मान लीजिए कि हम अपनी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो क्या करेगा, जो क्या कर रहा है, एक आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। लेट्स से एक आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो अभी जब हमने ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया तो डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाते समय कोई आर्गुमेंट्स को पास नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पेरेंट के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, जो कि ये कॉल होगा। तो ये कॉल होगा तो ए प्रिंट होगा, उसके बाद ये चलेगा तो बी प्रिंट होगा। मान लो अगर हमने अपनी क्लास में ये डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, पेरेंट क्लास में, ध्यान देना इस बात को, पेरेंट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया लेकिन डिफ़ॉल्ट वाला नहीं बनाया है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया है। और अब आप समझो, क्योंकि हमने अपनी ए क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। तो
यहाँ पर वो अभी देखिए, तो जब हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का जो स्टेप है वो हमने नहीं लिखा, तो कंपाइलर अपनी तरफ से इस तरह लिख देगा। लेकिन ये वाला स्टेप तो तभी एग्जीक्यूट होगा जब मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारी ए क्लास में हो, क्योंकि अगर ये लाइन चल रही है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो अब हमारी क्लास में क्या है ही नहीं है। तो इसीलिए देखिए वो यहाँ पर एरर जनरेट कर रहा है ना। तो आपको यहाँ से क्या समझ पाए आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि अगर हमने अपनी पेरेंट क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, और हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप ना लिखें तो एरर आएगी, है ना। क्यों एरर आएगी, क्योंकि भैया अगर हम स्टेप नहीं लिख रहे हैं तो कंपाइलर लिखेगा, और अगर कंपाइलर लिखेगा तो कंपाइलर ये चीज़ें लिखेगा जो कि बिना आर्गुमेंट्स वाला हो। कंपाइलर जब भी ये स्टेप लिखेगा तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा पेरेंट वाला, जो कि पेरेंट में है नहीं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आर्गुमेंट्स ये वाला पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हमारी पेरेंट क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो पेरेंट क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो उसका स्टेप देखो मुझे ही लिखना पड़ेगा, और आर्गुमेंट्स जो चाहिए वो मुझे इस तरह से पास करना पड़ेगा। समझ में बात आई, है ना। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर ये वाला नहीं बनाएगा, और कंपाइलर जब भी अपनी तरफ से कॉल करने का स्टेप लिखेगा तो वो डिफ़ॉल्ट को कॉल करेगा, डिफ़ॉल्ट वाला है नहीं तो एरर जनरेट करेगा। इसीलिए हमको खुद लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे वो भी एरर है ना। क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो कंपाइलर लिखेगा, और कंपाइलर हमेशा डिफ़ॉल्ट वाले को ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बात आपको समझ में आई। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर पेरेंट क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, यानी कि आपने कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो चाइल्ड क्लास में जब आप कंस्ट्रक्टर मतलब इस तरह से बना रहे हो तो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने के लिए आपको ही स्टेप लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कंपाइलर लिखेगा, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा वो एरर होगी, क्योंकि है ही नहीं है। इसीलिए हमें खुद लिखना पड़ेगा और आर्गूमेंट्स को पास करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम अपनी क्लास में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चाहें यहाँ से कॉल करके पैरामीटराइज्ड वाले को कॉल करें, या आर्गूमेंट्स हम ना पास करें तो डिफ़ॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा, या इसको हम ना भी लिखें तो भी हमारा डिफ़ॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर वही लिखेगा, है ना। तो ये स्टोरी होती है। तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट में करता हूँ आपसे। यहाँ पर ना मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो 2 आर्गुमेंट्स को ले रहा है। ओके, अभी आप बताओ कि क्या हमारे प्रोग्राम को देखो, क्या हमारे प्रोग्राम में कहीं एरर है। बिल्कुल, आप यहाँ पर एरर देख के आपको समझ में आ रहा है एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि जब हमने बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और क्योंकि हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का स्टेप खुद नहीं लिखा है तो कंपाइलर लिखेगा। कंपाइलर अगर लिखेगा तो वो डिफ़ॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पेरेंट क्लास में नहीं है तो एरर आएगा। तो एरर आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉलन ए लिख दूँ तो हमारी एरर क्या होगी, चली जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है ना। तो हम यहाँ पर एक आर्गूमेंट इस तरह से लेट से पास कर सकते हैं, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर बाइंड हो जाएगा, तो एरर हमारी चली जाएगी, है ना। अभी मान लीजिए मैं ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ A1, इसमें क्या कोई एरर आएगी, बताइए। जब हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया A1 तो इसमें कोई एरर आएगी, हाँ एरर आ रही। क्यों आ रही है, क्योंकि जब हमने ए ऑब्जेक्ट बनाया उसको कॉल करते, उसमें वो बनाते समय कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए क्लास का कॉल होगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए क्लास में है ही नहीं, जो हम पहले ये सीख चुके हैं। तो हमको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह से बनाना पड़ेगा। बॉटम लाइन में ये बोलूँ कि अगर
आपके पेरेंट क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो चाइल्ड क्लास में जब आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का जो स्टेप है वो आपको लिखना पड़ेगा। और जिस भी टाइप का कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है उसके लिए जितने आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स यहाँ से आपको पास करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने लिखा ए ऑफ 4 तो 4 पास हो जाएगा, यहाँ पर एक्स में आ जाएगा 4। अब 4 को आपको जो करना है आप यूज़ कर लीजिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, है ना। तो ये कहानी होती है इस तरह से। अच्छा और बताइए आप, जैसे मान लीजिए मैं बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं B1, उसमें मैं एक आर्गूमेंट्स को इस तरह से पास करूं, क्या एरर आएगी? बिल्कुल एरर आएगी, क्योंकि बी क्लास को हम ऑब्जेक्ट बनाते समय एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं और बी क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं जो एक आर्गूमेंट्स ले रहा हो। तो अगर मैं चाहता हूं कि बी क्लास का आर्गूमेंट ले तो मैं यहाँ पर एक ऐसे वेरिएबल बना सकता हूँ जो एक आर्गूमेंट्स को ले रहा हो, है ना, इस तरह से। और अगर मैं चाहूँ तो इस x की वैल्यू मान लो मुझे यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में पहुँचानी है, तो यहाँ पर मैं a लगा करके x, 6 को इस तरह से पास कर सकता हूँ, इस तरह से। तो क्या होगा, जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस x में 2 आएगा और ये 2 यहाँ से इस x में पास हो जाएगा और 6 पास होगा, तो इसके चलने पर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना, जिसमें इसमें x में क्या चला जाएगा, इस x की वैल्यू, और इस y में 6 चला जाएगा। तो ये सिचुएशन होती है, कहानियाँ, है ना। आपको समझ में आया? तो कंस्ट्रक्टर के कॉल होने का ऑर्डर होता है फ्रॉम चाइल्ड टू बेस क्लास, और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम बेस टू चाइल्ड क्लास। उसी तरह से डिस्ट्रक्टर की भी स्टोरी होती है हमारे पास। डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं आपको पता है ना। डिस्ट्रक्टर हम किस तरह से बनाते हैं, टिल्ड सिंबल ए, और सबसे अच्छी बात यह डिस्ट्रक्टर में मतलब हम कोई आर्गूमेंट्स पास नहीं कर सकते, तो वो डिफ़ॉल्ट वाले ही होते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर है, मैं नहीं बना रहा था तो कंपाइलर बना रहा था। इसी तरह से कंपाइलर क्या करेगा, बी में भी डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर बनाएगा। अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ समझते हैं, हम लोग यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ जो ये वाला है अभी, ओके, ऐसे। तो यहाँ पर लेट से मैं लिख देता हूँ सी आउट ए, उसी तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट बी। तो जब डिस्ट्रक्टर कब चलते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है ना, तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ वायर्ड फन, और इस फन के अंदर मैं क्या करता हूँ, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ओबीजे, और इस फन फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, मेन के अंदर से कॉल कर लेता हूँ, है ना। तो जब ये फन फंक्शन का कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट ओबीजे बनेगा, और जब इस फन फंक्शन का काम इंड होगा, जब गेट सी एच चलेगा तो ये फन फंक्शन का काम इंड होगा तो ओबीजे डिस्ट्रॉय होगा, और जब ओबीजे डिस्ट्रॉय होगा तो क्योंकि ओबीजे का टाइप है बी तो बी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना। अब अगेन हमने बी क्लास का डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाया है, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पेरेंट के भी मेंबर होंगे, जब पेरेंट के भी मेंबर होंगे तो ए क्लास का भी यानी पेरेंट का भी डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस बार अगर मैं रन करूं तो आप देखना बी ए प्रिंट होगा, ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है, बी ए प्रिंट हो रहा है, बी पहले प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला डिस्ट्रक्टर पहले चला है, उसके बाद ये वाला डिस्ट्रक्टर चला है। इसका मतलब जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला था तो बी क्लास का डिस्ट्रक्टर चला, उसने अपनी कोडिंग भी एग्जीक्यूट कर दी, और कोडिंग एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट लाइन के रूप में ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को ए क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, यानी कि बी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने अपनी पूरी कोडिंग एग्जीक्यूट की, और उसके बाद कोडिंग एग्जीक्यूट करने के बाद ए क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, तो उसके बाद फिर ए क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। तो डिस्ट्रक्टर के केस में कॉल होने का ऑर्डर है चाइल्ड टू बेस, और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है, चाइल्ड टू बेस, दोनों सेम है। कॉल और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर फ्रॉम चाइल्ड टू बेस है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में अलग था, वहाँ पर जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर था वो पेरेंट टू चाइल्ड था, यहाँ पर दोनों सेम है, एग्जीक्यूशन और कॉल ऑर्डर दोनों है फ्रॉम चाइल्ड टू बेस, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, और यहाँ पर ना आपको ये नहीं जानने की ज़रूरत है कि
जो कंपाइलर लिख करके ए क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है ना, क्योंकि डिस्ट्रक्टर में हम कोई आर्गुमेंट पास करते नहीं हैं, डिस्ट्रक्टर के कई सारे फॉर्म्स तो होते नहीं हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले बी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसकी कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद लास्ट लाइन के रूप में ए के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। इसीलिए पहले बी प्रिंट हो रहा है, फिर ए प्रिंट हो रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के केस में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।